नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सर मैरी कॉम की विवादास्पद हार की खबर से। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम कोलंबिया की खिलाड़ी से हार गई थी 1 अंक से। इसके साथ ही एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया। मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ मुकाबले से बाहर हो गई। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई कड़े आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और कई पूर्व बॉक्सरों ने भी मैरी कॉम की हार पर हैरानी जताते हुए मैच रेफरी के फैसले पर सवाल उठाए। मैरी कॉम का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हार चुकी हैं। मैच होने के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो उन्हें पता चला कि वो हार गई हैं। मैरी कॉम के मुताबिक सबसे बुरी बात यह है कि रिव्यू या विरोध दर्ज कराने का मौका ही नहीं था। कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मैरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है, आप जिता है मीन्स क्या है, मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ये क्या है, मेरे फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है तो मैं क्या बोलूँ, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा, और यदि बता दिया। और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है। और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं, इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है। तो मैरी कॉम का इशारा यह है कि कोई ना कोई और बड़ी बात है जिसकी वजह से उनका पदक जीतने का मौका और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने का अवसर जो है छीन लिया गया। एक और आरोप उन्होंने ये लगाया कि मैच शुरू होने के कुछ ही क्षण पहले उन्हें कहा गया कि आप अपनी रिंग का कलर चेंज कर दीजिए। वो लाल रंग पहन के पहला मैच बाउट लड़ी थी, उनको अचानक कह दिया गया कि आप अपना दूसरा आप कलर चेंज कर आइए। और ये भी किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं कहा जाता, खिलाड़ी को पहले ही कहा जाता है, क्योंकि खिलाड़ी के मेंटल मेकअप को शेक आउट किया जाता है, शेक हो जाता है खिलाड़ी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्कोरिंग हुई, कहीं ना कहीं ऐसा लगा, मुझे तो लगा कि मैं बाउट जीत चुका हूं। अब हार के बाद मैरी कॉम ने टोक्यो ओलंपिक्स के आयोजन समिति पर भी सवाल उठाए। मैरी कॉम ने ट्विटर पर लिखा कि ये चौंकाने वाली बात है, क्या कोई समझा सकता है कि रिंग की ड्रेस क्या होगी? मुझे प्री क्वार्टर की बाउट शुरू होने से 1 मिनट पहले ही रिंग ड्रेस बदलने को कहा गया था। क्या कोई ये समझाएगा? वरिष्ठ पत्रकार मलय नीरव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बॉक्सर राकेश नौटियाल से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मलय जी नमस्ते। कहीं ना कहीं उस बाउट को अगर आपने देखा हो, उस फाइट को आपने देखा हो, तो हाँ, कुछ कोलंबियाई खिलाड़ी अच्छा खेल रही थी और कुछ उन्होंने भी पंचेस जड़े, बट ओवरऑल ऐसा लगा कि ये मैच तो भारत के पलड़े में है। मैरी कॉम इसको साफ जीत चुकी हैं। लेकिन जब रेड कॉर्नर का हाथ उठाया गया तो बहुत सरप्राइजिंग हो गया था। ऐसा लगा, सिर्फ पहले राउंड में ऐसा लगा कि कोलंबिया की बॉक्सर उन पर भारी पड़ रही है। सिर्फ पहले राउंड में, मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ पहले राउंड में। उसके बाद के 2 राउंड मैरी कॉम ने जीते। और जिस तरह से
दूसरे राउंड में डिसीजन हुआ और तीसरे राउंड में डिसीजन हुआ, उससे पक्षपात की बू आती है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा लगा कि पूर्वाग्रह, मताग्रह और दुराग्रह तीनों बायस के रूप में, प्रेजुडिस के रूप में वहां छलका। क्योंकि मैरी कॉम आप जानते हैं बहुत साधारण परिवेश से आई हैं और मैरी कॉम बहुत छल प्रपंच नहीं जानती, उन्हें छल करना नहीं आता। उन्होंने कहा अरे जिस टास्क फोर्स की मैं मेंबर हूं, मैंने कहा था इस खेल को क्लीन रखिए, आज इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने मेरे ही को इसमें बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मेरी सारी मेहनत को धो दिया। क्या हुआ था, क्या हुआ था, हुआ क्या था? जजेस को कैसे ये लगा कि वो अच्छा नहीं खेल रही थी? मैंने मैरी कॉम की पूरी बाउट को रिव्यू किया है, देखा है कि कहां कहां कैसे कैसे क्या हुआ। मैंने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी बात अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से हुई है जो मुक्केबाजी कवर करते करते जिनके 25, 30, 40 वर्ष हो चुके हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं। उन्होंने भी कहा इट वॉज सैड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, इट शुडंट हैव हैपेंड। ये दुखद था, ये दुर्भाग्यपूर्ण था, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में मैरी कॉम का गुस्सा तो है नहीं, जो क्षोभ, जो दर्द, जो आंसू, वो बहुत 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 उसके पीछे लॉजिकल है, वो तार्किक है, वो कारण है, वो अकारण नहीं है, वो अंगूर खट्टे हैं वाले नहीं हैं। वो बिल्कुल सही बात है कि उसके साथ धोखा हुआ। और धोखा अगर मान लीजिए ह्यूमन एरर होता है, 0.1 इधर उधर होता है, तो कोई नहीं कहता कि चलो हो गया भाई, आम आदमी ही है, मनुष्य की आंख है, थोड़ा नहीं देख पाई, थोड़ा देख पाई, क्या हो गया इसमें? मगर आपके पास तो रिप्ले है, आपके पास सारा एक्शन रिकॉर्डेड है, आपके सामने लैपटॉप लगा हुआ है जिसमें आप स्लोएस्ट पॉसिबल मोशन में देख सकते हैं कि अपर कट था कि नहीं था, जैब था कि नहीं था, हुक राइट ठीक जगह पे लगा कि नहीं, कमर ठीक टर्न की कि नहीं, कमर के नीचे वार गया कि नहीं गया, ये सब आप देख सकते हैं, सब आप देख रहे हैं। तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी, ऐसा क्या हुआ? भाई मैरी कॉम को आश्चर्य नहीं हुआ अमृत, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बार्सिलोना से लेकर और आज तक हर ओलंपिक को मैंने बहुत करीब से देखा है। मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ मुक्केबाजी का नहीं हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ, ये कौन सा ऐसा तिक्रम हुआ कि ये हो गया। जी, सबसे पहला फीलिंग यही था मलय जी। मैं अमृत आनंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही ये बाउट खत्म हुआ और जब वो रेफरी ने रेड कॉर्नर का हाथ उठाया, मैरी कॉम तो पहले से सेलिब्रेट कर रही थी और उनका हाव भाव ऐसा था कि जैसे उनको लगा कि वो जीत चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमृत, अगर आप बाउट्स को देखें, जैसे मलय जी कह रहे थे, एक एक राउंड में, एक एक बाउट में अगर आप देखें, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैरी कॉम तकलीफ में है, कि मैरी कॉम डाउन है। पहले राउंड में भले ही कोलंबियाई खिलाड़ी ने थोड़े पंच जड़े, फिर भी वो मुझे लगा 50-50 है, लेकिन उसके बाद तो सब 70-30, 70-30 तो मैरी कॉम का ही राउंड लग रहा था। तो क्या ये पक्षपात की बात जो है, जो बू आ रही है, क्या सबको ऐसा लग रहा है? किरण रिजिजू जी के भी ट्वीट से ऐसा ही लगा कि वो भी चौंक गए हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया भाई? आनंद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, जिस मुक्केबाज से वो हारी है कोलंबिया की विक्टोरिया वेलेंसिया से, इस मुक्केबाज को मैरी कॉम ने 2 बार हराया है। जिस मुक्केबाज को आप जान रहे हैं 2 बार आप हरा चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है। और मैरी कॉम, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि फर्स्ट राउंड में अगर 0.% भी मैरी कॉम पीछे रही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में कहीं भी वेलेंसिया उनके सामने स्टैंड नहीं कर रही थी। ये साफ साफ कहा जा सकता है। और जो अनुभवी लोग हैं, जैसे मलय नीरज जी हैं, और भी कई सारे एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, बॉक्सिंग फेडरेशन में कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, तो सबका ये कहना है कि देखो भाई, डाउट कहीं ना कहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैरी कॉम ने खेला, जिस तरह जोश में दिख रही थी, जिस तरह से पंचेस चला रहे थे, क्लीन पंचेस चला रही थी वो, उसके बाद तो आनंद डाउट थोड़ा बहुत तो बनता है। डाउट ही नहीं, कहीं ना कहीं एक यकीन हो गया है कि किसी तरह की पक्षपात की बू आ रही है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मैरी कॉम कोई क्यों सिंगल आउट किया गया, या कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अरेंजमेंट हो जाता है कि भाई देखिए, इन खिलाड़ियों को अब नई जगह देने की जरूरत नहीं है। 38 वर्ष की उम्र में भारत के लिए वो रिप्रेजेंट कर रही है और क्या फिट दिख रही है। क्या उनको देखकर आपको लगता है कि उनकी ट्रेनिंग और उनकी एबिलिटी से कि वो 38 वर्ष की हैं और इस स्किल से उन्होंने जो बॉक्सिंग किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर बॉक्सिंग के मुकाबले के नियम क्या होते हैं, अब खिलाड़ियों को अंक मिलते कैसे हैं, उनकी हार जीत का फैसला होता कैसे है। बॉक्सिंग के हर मुकाबले में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं।
हर मुकाबले में 5 जज होते हैं जो रिंग के बाहर पूरे मुकाबले पर नजर रखते हैं। हर राउंड के बाद जज अपना फैसला देते हैं। जो बॉक्सर हावी होता है उसे 10 अंक दिए जाते हैं और हारने वाले बॉक्सर को 7 से 9 के बीच अंक मिलते हैं। 3 राउंड के बाद हार जीत का फैसला बहुमत के आधार पर होता है, यानी जिस खिलाड़ी का पक्ष 3 या उससे ज्यादा जज होते हैं पक्ष में, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। मैरी कॉम ओलंपिक्स का मुकाबला 3-2 से हार गई थी, यानी 3 जजों ने मैरी कॉम के खिलाफ फैसला दिया था, जबकि 2 जजों को लगा कि मैरी कॉम इस मुकाबले में विरोधी बॉक्सर पर हावी रही हैं। अब मलय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जजेस कौन थे और जो स्कोरिंग पैटर्न है उसी से लगता है कि कहीं ना कहीं क्या स्कोर को राउंड 2 और 3 में इस तरह से एडजस्ट किया गया कि ओवरऑल कोलंबियाई खिलाड़ी जीत जाए। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ जज ही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ। लेकिन एक बात तो जरूर है कि इतनी जिस तरह से ये फैसला आया, इतना दुखद, इतना दुर्भाग्यपूर्ण, आप भी दुनिया में देख रहे हैं। और आज टोक्यो से खबर ये है, कल रात की खबर मैं आपको बता दूं, श्रोताओं के लिए भी बता दूं, दर्शकों के लिए भी बता दूं कि कल रात से ये चर्चा थी कि बॉक्सिंग के जजों को हिदायत दी गई है कि भैया जरा संभल के, खास करके जब भारत का पहलवान, भारत के मुक्केबाज हों, संभल के। कल रात से ये चर्चा चल रही थी। अब कितना सच कितना झूठ, अफवाहों के बाजार में ये अफवाहें थीं कि अब आज जो हो गया इस पे बहुत शर्मसार हुई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्योंकि आपको पता है ना कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसमें कुछ नहीं कर रही है इस ओलंपिक में। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, उसका एक टास्क फोर्स बना था, उस टास्क फोर्स ने इन जजों को रखा था। तो जज कैसे थे, क्या हो गया उन्हें, क्या वो सचमुच बायस थे या वो समझ ही नहीं पाए या वो इस लायक नहीं थे कि वो सही फैसला कर पाए? नहीं थे तो फिर उन्हें वहां होना नहीं चाहिए था। फिर किसकी गलती है? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये लाजमी है, ये पूछे जाएंगे। ये नहीं है दुनिया कहती रहे हमें। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग ऐसा सार ग्रेव्स का किस्सा तो नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। हमारे देश के लोगों ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि हम हार गए हैं तो हम थोड़ा जज्बाती हो गए हैं, हम समझ रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे हार जीत तो होती ही रहती है, इसको ग्रेसफुली तो उस लड़की ने लिया। उस लड़की ने बहुत ग्रेसफुली हार को लिया। जब वो गई है वहां पे तो सबको नमस्कार करके, एज इफ शी वाज सेइंग बिडिंग गुड बाय टू ओलंपिक्स फॉरएवर, व्हिच शी वाज। 40 वर्ष की उम्र के बाद अगले ओलंपिक में वो हिस्सा नहीं ले जाएंगे। बहुत ग्रेसफुली खेल भावना का परिचय उन्होंने दिया वहां पे। लेकिन खेल भावना से पदक तो नहीं आ जाएगा ना। नहीं, खेल भावना से वो 10 वर्ष की मेहनत तो नहीं आ जाएगी। 9 वर्ष जी, 10 वर्ष की मेहनत ही नहीं, साथ में देखिए उन्होंने जितना दमखम लगाया और खुद वो कह रही हैं कि मैं टास्क फोर्स की मेंबर हूं, मैंने इस खेल को साफ रखने की बात की और कहीं ना कहीं मुझे ही क्यों सिंगल आउट किया गया, कहीं ना कहीं इस तरफ का इशारा कि भाई इनके साथ कोई हिसाब है जिसको पूरा करना है और इसकी वजह से इनको हराना है। दमदार खेल दिखाने के बाद भी मैरी कॉम की हार से पूरे देश के साथ उनका परिवार भी हैरान है। मैरी कॉम के भाई ने कहा कि इस मामले में पूरा इंसाफ होना चाहिए। It was a very close bout, and in fact we were expecting she was the winner, but it wasn't so. What happened, that has happened, but looking forward, justice will be delivered to every athletes in the world. Let's hope for that, for the better sporting environment in future. परिवार के जज्बे को देखिए कि हमने बाउट देखा, हमको लगा मैरी कॉम जीत गई हैं, जो हुआ हो गया, पर आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो और सबके साथ न्याय हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। अब मैरी कॉम का परिवार यह कह रहा है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने भी ओलंपिक्स में मैरी कॉम की हार पर हैरानी जताई और मुकाबले के नतीजों पर सवाल उठाए। किरण रिजिजू जो पूर्व खेल मंत्री थे और अब न्याय मंत्री हैं, हम सब के लिए मैरी कॉम ही विजेता थी, लेकिन मुकाबले के जजों के पास अपना अलग ही पैमाना था। साथ ही किरण रिजिजू ने यह भी लिखा कि डियर मैरी कॉम, आप भले ही टोक्यो ओलंपिक्स में हार गई हों, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा चैंपियन रहेंगी। आपने जो हासिल किया है वो दुनिया की कोई भी महिला बॉक्सर नहीं हासिल कर पाई है। आप एक लेजेंड है, पूरे देश को आप पर गर्व है। बॉक्सिंग और ओलंपिक्स आपको मिस करेंगे। मैरी कॉम का ऐसा है, ओलंपिक्स का जो डिसीजन होता है
उसको चैलेंज करने का तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ओलंपिक्स का अपना रूल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इसलिए लगा कि 2 राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जीती, लेकिन टेक्निकल कारण से 1 पॉइंट से हार गई। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी बात किया है नरेंद्र बत्रा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट से भी, तो वो अपना बात रखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर उस अंक तालिका को देखें अमृत, तो उस अंक तालिका को देखने के बाद राउंड दर राउंड जिस तरह से जजिंग की गई और मार्किंग की गई, आपको लगा भाई जहां पर मैरी कॉम हावी थी वहां तो उनको अच्छे अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे, यहां पर तो आप अव्वल नंबर पर आए फिर भी फेल हो गए, ऐसा लग रहा है। आनंद, एक बात तो बताना चाहूँगा, जब भी स्कोरिंग होती है ना, जब इस तरह की चीटिंग की जाती है बॉक्सिंग में स्पेशली, ये ओलंपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी इस तरह के आपके सामने, मेरे सामने कई केसेस आए हुए हैं, कई प्लेयर्स के फोन्स आए हुए हैं। होता क्या है ना, जब आपको चीटिंग करनी होती है तो पहले राउंड में ही कर जाते हैं, क्योंकि जब सेकेंड राउंड में क्या होता है, आप अगर कोच को जो आपके साथ होते हैं रिंग के बाहर उनको हिंट हो जाता है ना, तो वो आपको इशारा कर देते हैं कि नहीं अब जाओ नॉकआउट के लिए जाओ, पंच करो, तेज हार्ड खेलो। तो आपको अपनी गेम प्लानिंग में नहीं बतानी है। तो इसमें चीटिंग में मैं कहूँगी जो फर्स्ट ही राउंड में मैरी कॉम को बैकफुट पर ढकेल दिया, उसके बाद मैरी कॉम ने पूरी कोशिश, जान लगा दी, पूरी कोशिश की, लेकिन जो अंतर होता है ना, 1 पॉइंट, हम कहते हैं 1 नंबर से क्या होता है, ये 1 नंबर ही है जिसको आज मैरी कॉम पे हम चर्चा कर रहे हैं और जिसको लेके मैरी कॉम परेशान है। नहीं, क्या 1 नंबर से तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन इसमें मंशा क्या थी? और आप तो अगर तो फिर आप 3 राउंड क्यों रख रहे हैं एक ही राउंड के लिए, और पहले राउंड में पूरा दमखम लगा दीजिए, तो 3 राउंड की बॉक्सिंग की जरूरत क्या है कि पहले राउंड में जो हावी हुआ वही जीतेगा, तो फिर बाकी 2 राउंड क्यों खेले जा रहे हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि भाई जिसको भी अंदर उतरना है बियॉन्ड डाउट करना पड़ेगा, यानी सामने वाले को चित करना पड़ेगा, तो आप बॉक्सिंग मत कीजिए, जाइए घुस जाइए और पूरी तरह से चढ़ जाइए ओपोनेंट पर। ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद हमने कई देखे राउंड, उसके बाद कई सारे और अन्य खिलाड़ी भी थे और उसमें महिलाएं कुछ तो थी, आपस में कुश्ती पे उतर आई थी, आमादा हो गई थी। जिस तरह से बल्गेरिया और यूएस का जो बाउट हुआ था उसको देखकर तो हमको लगा ये क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको ऐसा ही लगा कि भाई जब तक पहले आप नहीं चढ़ोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता मलय जी। बॉक्सिंग का एक स्तर है, एक तरीका, एक स्किल है, और उस स्किल में आपके रूल्स हैं कि आपका हेड गियर है, आप कहां पे पंच लैंड करते हैं, उस पर आपको पॉइंट्स देने हैं। कोई आपके सर के पीछे मार रहा है आप उनको पॉइंट देंगे, लेकिन कोई आपकी नाक पर सामने कांटेक्ट कर रहा है उसको आपने अवार्ड नहीं किया, पॉइंट्स नहीं दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, एक रूल, बहुत मुक्केबाजी बहुत स्पेशलाइज्ड खेल है, इसमें सिर्फ मुक्के जड़ने से पॉइंट्स नहीं मिलते, पॉइंट्स आप कैसे डिफेंड करते हैं अपने आप को उससे भी मिलते हैं। अगर किसी ने जोरदार, मलय जी जरा रुकिए, मैरी कॉम के भाई हमारे साथ हैं, जिमी हमारे साथ हैं, जिमी कॉम। जिमी नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल आपने फाइट देखा होगा, आपको क्या लगा? बहुत शॉक है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दीदी हमारा मैडम जीतेंगी, तो ऐसे नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत दुख है, लेकिन डिसीजन तो रेस्पेक्ट करना ही है। हाँ, आप तो इतने सारे बाउट्स देखे होंगे दीदी के, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको उनकी जब आपने फाइट देखा, कहीं आपको लगा कि वो वीक थी, या उन्होंने बॉक्सिंग अच्छा नहीं किया, या आपको लगा ये तो क्लियर जीत गई? ये फर्स्ट राउंड में वो वेलेंसिया ने 2 बार ठीक से पॉइंट दिया, एंड उसके बाद तो ऐसे कुछ क्लियर पंच दिखाई नहीं दिया, और मोस्ट ऑफ द बाउट द राउंड वो दीदी ने ही वो इतना एकदम डोमिनेट तो नहीं किया, फिर भी स्कोर तो बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस में थे कि दीदी ही विनर थे, लेकिन ऐसे ही हुआ। जो फाइनल मार्क्स आए थे उसको देखकर आपके मन में क्या आया? ये मन में आया कि द फर्स्ट थिंग, बॉक्सिंग का ये जो स्कोरिंग सिस्टम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और क्योंकि ये दूसरा फुटबॉल या जो भी हो ऐसे नहीं होता है, बैडमिंटन हो जो ऐसे नहीं होता है, तो ये काइंड ऑफ ये वोटिंग ऐसे भी है, एंड इतना एक्यूरेट नहीं होता है मेरे हिसाब से। और ये हम आशा करते हैं कि ये जल्दी कुछ बदलाव आएगा, और आईबा की सोच से ये कुछ न्यू सिस्टम
लाने को सोच रहा है। तो लेट अस होप कि अच्छा सिस्टम आएगा, वरना ये प्रेजेंट स्कोरिंग सिस्टम पे यहाँ जैसे हम पहले बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक्यूरेट भी नहीं है। बिल्कुल। आपकी दीदी से बात हुई, उन्होंने कुछ कहा आपसे? बात तो नहीं हुआ क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इस हालत पे। तो हाँ टेक्स्ट तो ऑफकोर्स टेक्स्ट तो किया, लेकिन इतना बोलर नहीं करना चाहता। पर जिमी, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ हर। हम सबको उन पर बहुत गर्व है। मैरी कॉम ने जो भारत के लिए और बॉक्सिंग के लिए किया है वो शायद ही किसी और देश की किसी और बॉक्सर ने किया होगा। तो वी आर स्टिल प्राउड ऑफ हर और वो हमेशा हमारे लिए चैंपियन रहेंगी। मैं किरण रिजिजू की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए चैंपियन रहेंगी। जिमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने भी कहा कि मैरी कॉम महान खिलाड़ी हैं और आज पूरे देश को उन पर गर्व है। मैरी कॉम ने कुछ बातें कही हैं ओलंपिक में जो उनको मेडल है मिला कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने देखा कि मीराबाई चानू जी ने आया और उन्होंने बताया था कि टॉप्स के भी जितना भी प्लेयर थे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जो सुविधा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन लोगों को दिया जाते हैं। और जो मीराबाई चानू जी है उनका जो बात है, उनका बात से स्पष्ट है कि भारत की खिलाड़ियों के लिए हम लोग कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए कितना हम लोग काम कर रहे हैं, ये उनकी बात से साफ। देश मैरी कॉम के भी साथ है। बिल्कुल, देश मैरी कॉम भी देश का बेटी है, देश मैरी कॉम की भी साथ है। और देश भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए जितना भी खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचे हैं सबके साथ है। क्या महिला बाल कल्याण राज्य मंत्री महेंद्र मजपुरा ने भी मैरी कॉम की हार से हैरानी जताई? एक और इशू मैरी कॉम है, उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में ठीक उनके साथ रैंकिंग में जजमेंट में ठीक नहीं हुआ, इस वजह से वो पदक से चूक गए। क्योंकि आप ये WCD स्टेट मिनिस्टर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो जरूर आगे अच्छा करेगी, उसमें कोई, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है और वो और आगे और भी अच्छा करेगी, उसका पक्का विश्वास मुझे है। लेकिन इन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, कुछ नहीं, कोई उसमें नो कमेंट्स, क्योंकि वो उसका परफॉर्मेंस वैसे भी ऑलवेज अच्छा ही रहता है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। पर ये मैरी कॉम की आखिरी ओलंपिक्स है, इसके बाद वो नहीं शिरकत करने वाली हैं। अब 40 की उम्र की हो चुकी हैं। अब कई और जो प्रतिभावान बॉक्सर्स हैं उनको आगे मौका मिलेगा। लेकिन मैरी कॉम के साथ क्या जस्टिस हुआ? वहाँ MC मैरी कॉम भले ही गलत स्कोरिंग की वजह से पदक जीतने से चूक गई, लेकिन बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे की बॉक्सर को हराकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कोई शंका ही नहीं छोड़ी। इस जीत के साथ लवलीना टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम्स के भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जिसका मतलब है कि उन्होंने भारत का एक और मेडल पक्का कर दिया है। अब इस मेडल का रंग क्या होगा, ये लवलीना के हाथ में है। लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम्स के भार वर्ग में चाइनीज ताइपे की खिलाड़ी को 4-1 से हराया। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाना है। अब तक बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में लग रही हैं लवलीना। उन्होंने अपने पहले 2 मुकाबले में जो दमखम, जो फुर्ती और जो पैनापन दिखाया है, उससे तो उम्मीद है कि वो टॉप ऑफ द पोडियम पहुंच सकती है, यानी स्वर्ण की तरफ उनकी निगाहें हैं। उन्होंने N बीरेन सिंह से जब बात की तो भी उन्होंने यही कहा, और असम में भी असम के इनसे बात करते वक्त भी उन्होंने यही कहा कि उनका इरादा स्वर्ण पदक जीतने का है, वो स्वर्ण ही जीतना चाहती हैं। लवलीना के गांव में ऑलरेडी जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आपके आप, जो क्योंकि उनका मेडल पक्का हो चुका है तो लवलीना के समर्थक, उनके गांव के, उनके स्थानीय निवासी जो है वो ऑलरेडी झूम रहे हैं, खुश हैं।
नाच रहे हैं, क्योंकि देखिए उस पोडियम में तो उनको पहुंचना ही है। कांस्य हो, रजत हो, स्वर्ण हो, तीनों में से एक मेडल तो लवलीना और भारत का पक्का ही है। लवलीना की निगाहें स्वर्ण पदक पर हैं, वो नहीं चूकने वाली। वो उन्होंने कहा है कि वो अपना पूरा दमखम लगा देंगी, लेकिन भारत के लिए गोल्ड जीत के आएंगी। लवलीना के पिताजी ने हमसे बात की, उन्होंने क्या कहा यह सुनते हैं। अभी तो बहुत अच्छा महसूस हुआ है। वो अभी सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी उनका खेल और भी टफ है। आज जो गेम था वो उनके लिए तो ये आज का खेल तो फाइनल से भी बड़ा था, क्योंकि ये खेल वो हार जाने से मेडल से वो आउट हो जाता था, लेकिन आज तो मेडल में घुस गया। वो एक तो मेडल श्योर हो गया, इसीलिए हम लोग का अभी बहुत खुशी महसूस हुआ है। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स में लवलीना की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुशी जताई और कहा कि लवलीना को इस जीत पर पूरे देश को गर्व है। I must congratulate Lovelina for lovely boxing. Lovelina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. She is from Assam and she has made India proud. I'm extremely happy that the way she has delivered her quarter-final match. I'm very confident for semi-final and looking forward for gold. अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हैं, यह खबर आ रही है। ग्रेनेड से हमला कर भागे आतंकी। सोपोर में ये हमला हुआ है, जम्मू कश्मीर के सोपोर में यह आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हैं और अब उस एरिया में कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और मौजूदा फोर्सेस वहां पहुंचकर एरिया को सैनिटाइज कर पड़ताल कर रही है कि ये कौन थे आतंकी और किस तरफ भागे हैं। 4 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। ये सोपोर पे आतंकी हमला हुआ है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। रिफत अब्दुल्ला तेजिंदर सोडी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। सीआरपीएफ के 4 जवान, इस वक्त खबर ये आ रही है कि घायल हुए हैं। फिलहाल वहाँ फोर्सेस की तैनाती सख्त है और कोम्बिंग ऑपरेशंस भी अब जारी हैं। रिफत अब्दुल्ला जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। नमस्ते रिफत, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रेनेड हमला हुआ है, ये मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पे और वहां पे 4 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए हैं और उन्हें लोकल हॉस्पिटल में अभी शिफ्ट किया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि ऐसा समझा जा रहा है कि चारों की हालत जो है वो ठीक है, स्टेबल है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस अब इस एरिया में ऑपरेशन इस वक्त कर रही है और जिन लोगों ने हमला किया उनकी तलाश इस वक्त जारी है। लेकिन ये जो 4 सीआरपीएफ के लोग हैं, इन्हें इस वक्त हॉस्पिटल में इलाज इनका जारी है, लेकिन चारों की जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। जी, तस्वीरें आ रही हैं कि टास्क फोर्स और वहाँ स्पेशल सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो भी नीचे ग्राउंड पर जिस इलाके में अटैक हुआ है वहाँ पर हमला हुआ है वहाँ पहुँच गए हैं। अस्पताल से भी तस्वीरें आई हैं। कुछ घायल सीआरपीएफ जवान, कुछ हाथी पर, कुछ को टांग पर चोटें लगी हैं, कुछ को हाथ पर चोट लगी है। ये कौन सी जगह थी सोपोर में जहाँ पर ये आतंकी ग्रेनेड हमला करके गए? कितने लोग थे, क्या डिटेल्स हैं रिफत? ये आपको मालूम है कि नॉर्थ कश्मीर का एरिया है और इससे पहले भी कई बार ग्रेनेड हमले हुए हैं। ये दुस्सू एरिया है सोपोर में। अक्सर सोपोर का मार्केट जो है बिजी रहता है, लेकिन ये मार्केट के साइड में है। वहां पे सुरक्षा बल तैनात थे, सीआरपीएफ की टुकड़ी थी वहां पे और सीआरपीएफ के लोगों पे जो है गात लगाकर ये हमला किया गया और उसके बाद वो मिलिटेंट जो है वहां स्पॉट से भागे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि अब सीआरपीएफ के साथ साथ आर्मी और पुलिस भी ऑपरेशन में जुड़ गई है और उन लोगों की तलाश जारी है जिन्होंने ये हमला किया है। हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक ग्रेनेड हमला हुआ था, लेकिन उसमें कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इंजरी नहीं रिपोर्ट हुई थी। लेकिन आज जो हमला हुआ है, फिलहाल 4 जो है सीआरपीएफ के लोग घायल हुए और एक सिविलियन भी घायल हुआ है इस हमले में। ये लोग क्या बाइक सवार थे, गाड़ी में थे या कहीं पर घात लगा के बैठे थे और कैसे फरार हुए? कोई चश्मदीद है? ये सिविलियन की क्या डिटेल्स हैं जिसको चोट लगी है? देखिए, सिविलियन को भी आनंद अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और चारों सीआरपीएफ के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां तक आपने आइडेंटिफिकेशन की बात की, अभी ये पता चल पाएगा क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जाएंगी और आपको मालूम है कि अभी ये अटैक हुआ और उसके फौरन बाद जो है न्यूज़ 18 इंडिया पे आप जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स
और ये इस वक्त सोपोर मार्केट की पोजीशन है और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के लोग और पुलिस के लोग इर्द गिर्द हर तरफ से हैं और इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है और जो इंजर्ड हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। दर्शक सिर्फ इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पे देख सकते हैं किस तरीके के जो है हालात इस वक्त सोपोर में है और जो इंजर्ड हुए हैं वो भी दर्शक देख सकते हैं, जो सीआरपीएफ के लोग इंजर्ड हुए हैं और दूर से भी लगता है कि उनकी हालत जो है जिस तरीके से आपने भी कहा, किसी को टांग पे चोट आई है, किसी को बाजू पे चोट आई है, लेकिन सबकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। आनंद जी, ये खानपुरा ब्रिज के पास के कोई एक ब्रिज दिख रहा है जहां पर ये घटना घटी है, तो ये इसमें कितने आतंकी थे? जिस तरीके से मैंने कहा कि द्रुसू का इलाका है, सोपोर के साथ में ये पड़ता है और सोपोर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और सोपोर का ये शहर जो है बहुत बिजी रहता है, लेकिन जहां पे अटैक हुआ वो थोड़ा सा उस एरिया से हटके था। हो सकता है कि अगर ज्यादा बिजी एरिया में होता तो कुछ और लोग घायल हो सकते थे, तो ऐसे में स्पेसिफिक ये कहा जा सकता है कि एक टारगेट है, ये एक टारगेटेड अटैक है कि सीआरपीएफ पे अटैक करना है और उसके बाद भागना है। जिस तरीके से मिलिटेंट ग्रेनेड हमला करते हैं कहीं पे भी सुरक्षा बलों पे और उसके बाद भाग जाते हैं, तो ऐसा ही हमने यहाँ पे भी देखा है कि ग्रेनेड फेंका मिलिटेंट ने, उसके बाद भागे। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि कितने लोग थे, कौन लोग थे, अक्सर हमने देखा कि जो ग्रेनेड हमले होते हैं एक या दो लोग जो हैं वो हमला करते हैं, उसमें काफी सारे लोग जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स भी होते हैं या मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट्स भी होते हैं, उसके बाद ग्रेनेड फेंकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप घेराबंदी कर दी गई है और तलाश जो है वो जारी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन शायद की जाएगी क्योंकि जगह जगह पे आजकल सीसी कैमरास लगे हुए हैं और दुकानदार वगैरह जो होते हैं उनके भी सीसी कैमरास लगे हुए होते हैं, उनकी फुटेज उनसे ली जाती है। फिर जो पुलिस है मामले को इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएंगे डिटेल्स की कौन लोग थे और उसका पीछे मकसद क्या था। जी, पुलिस और सीआरपीएफ के पर्सनल की तैनाती वहां इन विजुअल्स में दिख रही है। साथ में जो अस्पताल में से जो वहां से जल्द जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। कई सारे लोकल्स हैं जिन्होंने मदद भी की है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने समय रहते इनको वहां अस्पताल पहुंचाया घायलों को। 2 सीआरपीएफ के जवानों को चोट लगती हुई ये दिख रहे हैं कि कुछ को एक स्ट्रेचर पर है, दूसरा बैठा हुआ है, स्टेबल लग रहे हैं और एक सिविलियन भी है। और ये बताया गया है कि दोनों को, तीनों जो हैं फिलहाल इन तस्वीरों में जो भी दिख रहे हैं सब स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हुए मंथन और योगी सरकार की विकास बुक की। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने दिल्ली में रणनीति तय की है। इसमें बीजेपी के आला नेताओं को मिशन 2022 में जीत के लिए सांसदों को कुछ मंत्र दिए गए हैं। जनता का दिल जीतने के लिए यूपी के नए केंद्रीय मंत्री गांव-गांव जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा यूपी सरकार जनता को 5 साल की अपनी उपलब्धियां बताएगी, जिसमें कानून व्यवस्था में सुधार से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने तक का जिक्र होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास बुक तैयार की है, जिसका नाम दिया गया है इरादे नेक काम अनेक, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की अब तक के कामों का ब्यौरा है। इस बुकलेट के पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है और यही नहीं, बुकलेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तस्वीर भी है। बीते 5 साल में योगी सरकार ने राज्य में निवेश के लिए जैसा माहौल बनाया, अपराध और अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कसी, बुकलेट में उसका भी जिक्र है। इसके अलावा कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुफ्त टीका और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना का भी चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी है। योगी सरकार खुशहाल किसान और बेघरों को आवास जैसे योजनाओं के जरिए किसानों और गरीबों का दिल जीतने की योजना बना चुकी है। योगी सरकार की इस बुकलेट पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। बुकलेट पर रामलला की तस्वीर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई, जिसका जवाब योगी सरकार ने विपक्ष को दिया भी है। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जारी किया। बुकलेट के पहले पेज पर रामलला की तस्वीर लगा दी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पलटवार कर दिया। हमारे साथ सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह है। सर, सपा ने कहा कि राम राज्य है नहीं, ये रावण राज्य है, यहाँ चीरहरण होता है। आपकी रामलला की तस्वीर से उनको बुरी लग रही है? नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रामलला की तस्वीर से क्या इतराज है। रामलला तो सबके हैं, सभी के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के हैं, विश्व के हैं। उनकी फोटो लगे और उससे आशीर्वाद मिले तो आपको आपत्ति है? वो कह रहे हैं राजनीतिकरण और व्यवसायीकरण हो रहा राम का। इसमें रामलला को आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, आपने उसको मुद्दा बनाया। कांग्रेस भूल जाती है कि
कि सुप्रीम कोर्ट में किसको खड़ा करा था, कपिल सिब्बल को, कि निर्णय ना हो। उन्होंने कहा था निर्णय और थोड़ा लेट कर दिया जाए, ना तो 2019 के चुनाव में वो प्रभाव डालेगा। तो कांग्रेस खुद है, समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। तो आज राम लल्ला को टेंट में रखने वाले ये दोनों अपराधी, ये हम लोग को सीख देंगे, ये शोभा नहीं देता उनको, और राम भक्त आपको भी जवाब देंगे। लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी का 2022 के चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होंगे उसका मंत्र यही है, रामलला का आशीर्वाद और ब्रांड योगी का प्रचार? देखिए बिल्कुल आनंद, जो विकास की बुकलेट तैयार की गई है उसमें पहले पन्ने पर रामलला विराजमान की तस्वीर है, और यही बताने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है कि राम उनके एजेंडे में थे, राम उनके एजेंडे में हैं और राम उनके एजेंडे में रहेंगे। इसीलिए उन्होंने रामलला की तस्वीर लगाई और बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे लिए रामलला विराजमान से अच्छा कोई चित्र नहीं हो सकता। और उन्होंने इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री बनारस आए थे आनंद, तो उन्होंने मंच से कहा कि अब माफिया यूपी में आने से डरते हैं, यहाँ निवेश का माहौल है, महिलाएं सुरक्षित है। जमकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि योगी के नाम और विकास के नाम पर जो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होगा, ना कि परिवारवाद और भाईवाद पर होगा। तो ये जो बातें थी ये प्रधानमंत्री ने कही थी वाराणसी के दौरे के दौरान। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कम से कम ये बातें साफ हो गई है कि योगी के नाम और काम पर चुनाव होगा। लेकिन विपक्ष इसलिए पलटवार कर रहा है क्योंकि रामलला विराजमान की तस्वीर पहले पन्ने पर है, जो उनका काम ने इरादे ने काम अनेक, जो उन्होंने स्लोगन दिया, उसको लेकर विपक्ष को लगता है कि फिर एक बार हिंदुत्व का एजेंडा जो बीजेपी का है उस पर वो कायम है। और ये बात जो दिल्ली में बैठक हुई आनंद, उसमें भी ये बात कही गई यूपी के सांसदों से, जो नए केंद्रीय मंत्री हैं, को 4 लोकसभा जाएंगे, आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर खुद प्रधानमंत्री शामिल होंगे और बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनका विकास है, जो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, उस पर अभी भी योगी सरकार कायम है। और यही बात शायद विपक्ष को बुरी लग रही है और सुनील साजन से लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला विराजमान या राम मंदिर जो बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन इन्होंने वादा भी तो राम राज्य का किया था। तो रामलला के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करना, और कहां तक वहां कामयाब हुई है महंत योगीनाथ की सरकार, तो वो भी तो देखने की जरूरत है। महंत आदित्यनाथ की सरकार अगर कामयाब हुई है, जो उन्होंने काम किया है, वहां रामलला की फोटो लगाने से किसी को क्यों परहेज? और खासकर जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर कोई अयोध्या की तरफ बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल, जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, जिसको बाद में नाम बदलकर बीएसपी ने प्रबुद्धजीवी सम्मेलन कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी जब हाईकोर्ट ने रोक लगाया था कि जाति के आधार पर आप सम्मेलन नहीं कर सकते, अयोध्या को सभी लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रामलला की कोई बात नहीं करता। यही बात सरकार कहती है कि अगर आपको रामलला से परहेज है, आप जाइए रामलला के दर्शन करिए। लेकिन विपक्ष को इस बात को अच्छी तरह से भली बात वो परिचित है कि राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर योगी जो ब्रांड है उत्तर प्रदेश का, उसे चुनौती देना बहुत आसान नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में हर महीने 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लगने वाले हैं। अमित शाह पहली तारीख को उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का वो शिलान्यास करेंगे। फोरेंसिक विश्वविद्यालय का जो पुलिस का है उसका उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का डर लगता है कि आने वाले 2022 के चुनाव में बीजेपी की चुनौती वो कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि बीजेपी 1 साल उनसे आगे और एक करके अपनी चुनावी जो रणनीतियां हैं वो लगातार बना रही है। और यही बात विपक्ष को कहीं ना कहीं अखर रही कि आखिर जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर अगर चुनाव हुआ तो विपक्ष कैसे बीजेपी का सामना करे, क्योंकि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ का नाम है, हिंदुत्व का ब्रांड है और विकास भी है। आनंद, विकास का काम और विकास पर ही ये चुनाव जीतना है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। इरादे नेक, काम अनेक। क्या ये अनेक काम जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता इसे स्वीकारेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अजीत, बने रहिए हमारे साथ। अब योगी सरकार के जारी विकास पत्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है और राज्य की योगी सरकार को घेरा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो इरादे नेक, काम अनेक है, ये एक झूठ का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। या दूसरे शब्दों में कह दो कि सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? वहीं यूपी सरकार की ओर से जारी बुकलेट पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं, फिर अजीत से बात करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जो नदी का रहा, सियासत गर्माती जा रही है। इस बार बीजेपी की बुकलेट पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी विकास बुकलेट जारी की, जिसमें सबसे पहले पन्ने पर रामलला का चित्र लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के एमएलसी और प्रवक्ता सुनील साजन जी। किस तरह आप देखते हैं कि उन्होंने पहले पन्ने पर भगवान रामलला की तस्वीर लगा दी? देखिए, भगवान राम कण कण में हैं, लोगों के रोम रोम में हैं, और भगवान राम आस्था का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम के नाम का व्यवसायीकरण, राजनैतिकरण करती है, तो हम लोगों ने हमेशा एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की भक्त नहीं है, उनके भजन नहीं करते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई, कल भी हुई, आज भी बैठक हो रही है। अब जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश से, उनको कहा जा रहा है कि वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और 4 लोकसभाओं से निकलेंगे। देखिए, आशीर्वाद यात्रा वो निकालें, दूसरी कोई यात्रा निकालें। जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहा नहीं, वो पंचायत चुनाव में आपने देख लिया। तो अगर बीजेपी के पास किसी का आशीर्वाद है तो डीएम का है, कप्तान का है, थानेदार का है, तहसीलदार का है, लेकिन जनता का चुनाव इनसे नहीं जीत सकते आप। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास और योगी आदित्यनाथ के पास जनता का आधार नहीं है, जनता का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रचार किया जाएगा वहां पर रामलला का आशीर्वाद तो होगा ही, लेकिन ब्रांड योगी और योगी आदित्यनाथ के अंडर जो विकास कार्य किए गए हैं उस पर तवज्जो दी जाएगी। अजीत, पर क्या यह फॉर्मूला सक्सेसफुल होगा? देखिए बिल्कुल जो बीजेपी ने प्लान बनाया है वो अपना मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने जो विकास की बुकलेट जारी की है उसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात कही गई है, 4.5 लाख रोजगार की बात कही है, उत्तर प्रदेश में निवेश की बात की गई है, जेवर एयरपोर्ट की बात कही गई है, फिल्म इंडस्ट्री की बात की गई है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की गई है, अयोध्या काशी मथुरा के विकास की बात की गई है। यानी विकास के एजेंडे, स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ उसमें मेंशन किया गया सरकार की तरफ से, जो 4.5 साल का उन्होंने काम किया। और अभी 15 अगस्त के आसपास जो अभी खबर है आनंद की, 15 अगस्त के आसपास देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जो है उसका बाकायदा उद्घाटन कर सकते हैं। 22 से 25 अगस्त के बीच जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। तो ये सब उसमें सम्मिलित किया गया। और कहीं ना कहीं जो काम 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने किया, उनका नाम है, उनका काम, और जो ब्रांड हिंदुत्व का एजेंडा, शायद उनका जवाब विपक्ष दे नहीं पा रही। यही वजह है कि छोटा मामला हो, बड़ा मामला हो, विपक्ष हर मुद्दे पर हमलावर हो जाती है और ये कहती है कि कानून व्यवस्था की बात करती है, किसान आंदोलन की बात करती है, जबकि सरकार ये कहती है कि सबसे ज्यादा हमने गन्ना बकाया जो किसानों का था उसका भुगतान किया। तो कहीं ना कहीं आप 2022 तक आप देखेंगे कि ऐसी चीजें लगातार आपको मिलेंगी, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और ये जितना ज्यादा जरूरी हो, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी। ये एक उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से शायद विपक्ष एकजुट ना हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उसने अपनी साख जमा ली तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी बात बनेगी। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी के बीजेपी सांसद पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। इसके साथ इसके लिए योगी सरकार ने सभी सांसदों को किताबें दी हैं जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है। साथ ही सांसदों को एक जिला और एक उत्पाद की किताब भी दी गई है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि दिल्ली में सांसदों को केंद्र सरकार की योजनाओं वाली किताबें भी दी गई हैं। लेकिन अजीत, ये जो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, ये एक फॉर्मूला जो है उत्तर प्रदेश में, इसको योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियसली चैंपियन कर रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद। देखिए बिल्कुल आनंद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का ताला हो, कन्नौज का इत्र हो, बनारस की साड़ी हो, मुरादाबाद का पीतल हो, हर जिले का एक प्रोडक्ट जिसको सरकार ने मान्यता दी है और सरकार वहां के व्यापारियों को बाकायदा प्रोत्साहित कर रही है। अगर आप देखें तो अलग अलग जिलों का हाथरस का जो हींग हो, सबको ये दिया जा रहा है। और अभी तक इसी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सीएम ने हर जिले की जीडीपी तय कर दी। अब तक होता था प्रदेश और देश की जीडीपी, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने हर जिले की जीडीपी तय की और विकास की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है, अगर आप देखेंगे जहां पावर लूम है, जहां कारखाने हैं, जहां इंडस्ट्री है, सबको अलग अलग सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश के अवध शिल्प ग्राम में एक कार्यक्रम लगा था, खुद प्रधानमंत्री आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी योजना हो जिसका फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही है और ये लोगों को भी लुभा रही है। तो कहीं ना कहीं यही सब चीजें हैं जो विपक्ष को अकर रही है। उनको लगता है कि सरकार के सामने हम कैसे खड़े होंगे, अपनी सियासी जमीन को कैसे मजबूत करें।
जी अजीत, आपके इनपुट्स के लिए धन्यवाद। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है अर्पिता के साथ।